Good morning, student. Welcome again. I am Rajkumar Meena, lecturer Computer Science, GPC Tungarpur. Today again, this is continuation lecture from subject CS 203, Unit 2. लास्ट लेक्चर में हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन किया था प्रोसेस का और अंडरस्टैंड किया था कि प्रोसेस क्या होता है, व्हाट आर द डेफिनेशन और किस तरह से प्रोसेस को रिसोर्स अलोकेट होते हैं, उसका क्या डेफिनेशन होता है, वो मेमोरी में किस तरह रिप्रेजेंट होता है, एंड बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस एंड अगेन डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड प्रोग्राम. सो टुडे हम क्या करेंगे कि हम प्रोसेस को थोड़ा सा और डेप्थ में जाकर देयर इज़ ए न्यू कॉन्सेप्ट इन प्रोसेस आल्सो कॉल्ड प्रोसेसेस स्टेट्स. ठीक है, आज के जो दो टॉपिक पढ़ेंगे हम प्रोसेस स्टेट्स और पीसीबी, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं. इन दोनों टॉपिक्स में से कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं कि प्रोसेस स्टेट्स को डायग्राम के सहित समझाइए और सेम पीसीबी को भी समझाइए. ठीक है, तो हम पढ़ते हैं टुडे व्हाट इज़ प्रोसेस स्टेट्स. ठीक है, और इसी को एक दूसरे एंगल से हम कहेंगे कि लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस, यानी एक प्रोसेस की जो लाइफ साइकिल होती है वो किस तरह से होती है, किस तरह से स्टार्ट होती है, क्या उसके फेजेस होते हैं एंड हाउ इट विल एंड. ठीक है, तो आज ए डेफिनेशन क्या कहता है, एक प्रोसेस के लाइफ साइकिल को एक स्टेट डायग्राम से के द्वारा वर्णित किया जा सकता है, जिसमें विभिन्न समय पर प्रोसेस के निष्पादन यानी उसके जो एग्जीक्यूशन स्टेटस है वो किस फेज़ में है की स्थिति को दिखाने के लिए स्टेट होते हैं. ठीक है, और निष्पादन स्थिति में परिवर्तनों को दर्शाने के लिए ट्रांजिशन होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर तीन जो वर्ड हैं वो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं. फर्स्ट है स्टेट डायग्राम, देन सेकंड है स्टेट और तीसरा है ट्रांजिशन. ठीक है, तो पहली चीज़ कि एक प्रोसेस की लाइफ साइकिल को हम एक स्टेट डायग्राम के द्वारा उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं या उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ठीक है, और दूसरा वर्ड है और स्टेट और तीसरा है ट्रांजिशन. इनको हम डायग्राम को देखते हुए समझेंगे. ठीक है, तो हम डायग्राम पे जाते हैं. तो पहली चीज़ कि अगर एक प्रोसेस की जो लाइफ साइकिल है वो किस तरह से दर्शाई जा सकती है, एक स्टेट डायग्राम से. ठीक है, तो हमारे सामने अब एक स्टेट डायग्राम है, एक वेरी स्टैंडर्ड स्टेट डायग्राम है. ठीक है, यह डायग्राम यानी यह जो आपके सामने पिक्चर है ये कंप्लीट एक प्रोसेस की लाइफ साइकिल को दर्शाती है. ठीक है, अब हमारे पास जो सेकंड वर्ड था वो था स्टेट. तो स्टेट का मतलब ये होता है कि अभी प्रोसेस कौन सी स्थिति में या कौन सी स्टेट में है. ठीक है, तो प्रोसेस की स्थिति यानी वो कौन सी स्थिति में है उसको दर्शाने के लिए हमने स्टेट डायग्राम में क्या यूज़ कर रखा है, सर्कल कर रखा है, यानी एक गोला कर रखा है. यानी हमारे सामने अभी यहाँ 5 गोले हैं. तो कहने का मतलब है कि इस स्टेट डायग्राम के अनुसार एक प्रोसेस की लाइफ साइकिल में उसकी 5 स्टेट होती है. ठीक है, तो पहली चीज़ ये क्लियर करनी है कि स्टेट को हम किसके द्वारा शो कर रहे हैं, सर्कल्स के द्वारा. ठीक है, तीसरा हमारे पास जो वर्ड था वो था ट्रांजिशन. ट्रांजिशन का मतलब होता है कि जब एक प्रोसेस एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जब जाता है, ठीक है, जब उसका ट्रांजिशन होता है तो वह किसके द्वारा दर्शाया गया है, यहाँ पर एक एरो के द्वारा. ठीक है, तो पहली चीज़ ये कि प्रोसेस की लाइफ साइकिल स्टेट डायग्राम के द्वारा दर्शाई जाती है. प्रोसेस की स्थिति यहाँ गोलों के रूप में दर्शाई गई है, और जब प्रोसेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिशन होता है या जाता है तो उसे एरो के द्वारा दर्शाया गया. ठीक है, तो ये चीज़ पहले क्लियर कर दें. नाउ वी विल बिगेन विद द लाइफ साइकिल. ठीक है, तो पहला इसका जो स्टेट होगी एक प्रोसेस की, जब वो प्रोसेस क्रिएट होगा तो वो कौन सी स्टेट में होगा, न्यू स्टेट में. ठीक है, तो आप लेफ़्ट साइड में कौन सा गोला देख रहे हैं जिस पे क्या लिख रखा है, न्यू. ठीक है, तो न्यू जो हमारे पास जो स्टेट है वो क्या कहती है, आप देखेंगे एक न्यू प्रोसेस बनाए जाने की अवस्था में. ठीक है,
जब भी हम कोई एक नया प्रोसेस या नया एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो बैकग्राउंड में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक नया प्रोसेस स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ये पहली बार जब प्रोसेस स्टार्ट होगा तो कौन सी स्टेट होगी उसकी, न्यू। ठीक है, न्यू होगी तो अब ये प्रोसेस क्या होगा, अब जैसे ही क्रिएट होगा, जैसे ही बनेगा तो वो सीपीयू के पास जाने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको यह जानना होगा कि सीपीयू जो है वह सिस्टम के अन्य कार्य भी कर रहा है। ठीक है, हमेशा सिस्टम अवेलेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मैनेज करता है, वो ये देखता है कि जो नया प्रोसेस चालू हुआ है, ठीक है, उस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए जो सारे रिसोर्सेस हैं उस सिस्टम में, वो सिस्टम के रिसोर्सेस क्या उस प्रोसेस को उपलब्ध हैं या नहीं है। ठीक है, अगर वो प्रोसेस को सारे रिसोर्सेज सिस्टम के उपलब्ध हैं तो वह प्रोसेस की स्टेट कौन सी आ जाएगी, रेडी स्टेट में आ जाएगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एक न्यू प्रोसेस एडमिट हुआ है और कहाँ चला गया है, रेडी स्टेट। तो ये रेडी स्टेट में तभी जाएगा जब इसको सारे रिसोर्सेज जो इसके लिए आवश्यक हैं वो सिस्टम में ओएस द्वारा उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिख रखा है यहाँ पर, इस प्रोसेस को सभी रिसोर्सेस उपलब्ध हैं जिन्हें इसे चलाने की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में सीपीयू इस प्रोसेस पर काम नहीं कर रहा। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि सीपीयू हो सकता है कोई अन्य प्रोग्राम या अन्य प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा हो और वो बिज़ी हो, लेकिन प्रोसेस को जो रिसोर्सेज चाहिए, जो भी उसको मेमोरी चाहिए, जो भी उसको अलग वेरिएबल, दैट इज़ ऑल अवेलेबल, बट सीपीयू भी किसी और कार्य पे, तो प्रोसेस कौन सी अवस्था में आता है, रेडी, यानी अब यह प्रोसेस सीपीयू को देने के लिए रेडी है। ठीक है, तो दूसरी स्टेट कौन सी होगी हमारे पास, रेडी। ठीक है, अब जैसे ही सीपीयू के पास टाइम मिलेगा, ठीक है, जैसे ही उसके पास कोई टाइम होगा या इसकी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है, जो भी इसका क्राइटेरिया रहेगा, वी विल डिस्कस द क्राइटेरिया ऑन नेक्स्ट लेक्चर्स और यूनिट्स कि किस तरह से एलोकेट होगा। लेकिन जैसे ही सीपीयू बोलेगा, सीपीयू के पास टाइम मिलेगा या सीपीयू इस प्रोसेस को लेने के लिए तैयार होगा, तो इस प्रोसेस की स्टेट क्या हो जाएगी, जैसे ही टाइम मिलेगा तो ये रेडी स्टेट से इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, रनिंग स्टेट में। रनिंग स्टेट का मतलब ये है कि प्रोसेस अभी सीपीयू के पास एग्जीक्यूट हो रहा है। क्लियर, यानी इसमें ध्यान रखना है, रेडी का मतलब ये नहीं है कि वो सीपीयू के पास है। सीपीयू के पास तभी होगा जब वो प्रोसेस की स्टेट क्या होगी, रनिंग, या इसको अपन वाइस वर्सा ले सकते हैं कि जब सीपीयू के पास प्रोसेस एलोकेट हो जाएगा तभी इसकी स्टेट कौन सी आएगी, रनिंग। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं कि रेडी से रनिंग में जो एरर है वहाँ पर इसमें शेड्यूलर डिस्पैच ले रखा है। तो ये क्या होता है, डिस्पैच और शेड्यूलर हम इसको फ्यूचर लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन ये प्रोग्राम या होते हैं जो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य करते हैं, काम में आते हैं, जो रेडी क्यू से उसको रनिंग क्यू में देने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो रनिंग का मतलब क्या है, द सीपीयू इज़ वर्किंग ऑन दिस प्रोसेस इंस्ट्रक्शन, यानी सीपीयू इस प्रोसेस के ऊपर कार्य कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास अभी तक तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड आए, न्यू से हम रेडी में आए और रेडी से हम रनिंग में आए, यह बहुत सिंपल सी स्टेट है। ठीक है, लेकिन क्योंकि मोस्टली जो आज के जो नवीनतम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, दे ऑल आर मल्टी प्रोग्रामिंग, दे कैन एबल टू मल्टीटास्किंग, यानी एक से अधिक काम कर सकता है। ठीक है, हो सकता है कि जब प्रोसेस चल रहा हो तो कोई अन्य प्रोसेस अधिक प्रायोरिटी का आ जाए। ठीक है, या जब प्रोसेस उस सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है तो हो सकता है उस प्रोसेस को किसी अन्य इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट हो, यानी प्रोसेस को कुछ जानकारी या कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ डाटा चाहिए, वो डाटा सीपीयू के पास ना होकर किसके पास हो सकता है किसी सेकेंडरी मेमोरी पे हो सकता है या किसी सीडी ड्राइव पे हो, ठीक है, या पेन ड्राइव में या हो सकता है कि उसका आउटपुट देने के लिए वो उसको प्रिंटर को बोले। तो जब ये कार्य होता है, जब उसको आवश्यकता होती है, तो उस समय सीपीयू के पास वो कार्य नहीं होता। वो कार्य किसका हो जाता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस से वो डाटा लेने का,
या आउटपुट डिवाइस को देने का। तो उस समय तक क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, आइडियल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एक प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है, न कि सीपीयू की। तो सीपीयू क्या करता है, जैसे ही उसको लगता है कि मेरा अभी भी काम ख़त्म हो गया है और इसका काम अभी किसी अन्य इनपुट आउटपुट से डाटा लेना है, ठीक है, या कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया, तो क्या करते हैं कि सीपीयू उस जो प्रोसेस अभी एग्जीक्यूट हो रहा है उसको अपने से हटा देता है, ठीक है। और हटा देता है तो दो तरीके से हटा सकता है, या तो क्या हो सकता है, किसी अन्य हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया, या कोई इंटरप्ट आ गया, ठीक है, या प्रोसेस अपनी खुद की आवश्यकता के कारण, एक इनपुट आउटपुट डिवाइस के कारण उसको वेट करना पड़े। तो इन दोनों स्थिति में क्या होता है कि वह प्रोसेस रनिंग स्टेट से कौन से स्टेट में आ जाता है, वेटिंग स्टेट में आ जाता है, या वो वापस रेडी स्टेट में चला जाता है, ठीक है। अगर प्रोसेस अपनी इनपुट आउटपुट की आवश्यकता से आता है, क्योंकि वो प्रोसेस की आवश्यकता है, तो वो कौन से स्टेट में जाएगा, वेटिंग स्टेट में चले जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको अभी जो डाटा लेना है वो किसी इनपुट या आउटपुट डिवाइस से लेना है, ठीक है। अगर कोई हाई प्रायोरिटी डाटा आ गया, ठीक है, तो सीपीयू उसको वहाँ से हटा देगा, ठीक है, और नए प्रोसेस पे कार्य करने लग जाएगा। जो पिछला प्रोसेस जिसको हटाया गया है वो कहाँ गिना जाएगा, रेडी स्टेट में, ठीक है। तो रनिंग स्टेट से दो हमारे रीज़न हो सकते हैं जिससे क्या हो सकता है, प्रोसेस रेडी स्टेट में भी जा सकता है और वेटिंग स्टेट में भी जा सकता है, ठीक है। लेट सपोज हम पहले लेते हैं कि रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में। वेटिंग स्टेट का मतलब है कि उस प्रोसेस को किसी इनपुट आउटपुट की आवश्यकता हो गई, किसी अन्य स्टोरेज डिवाइस से वो डाटा उसको चाहिए, तो जब तक वो डाटा लेता है तब तक वो कहाँ जाएगा, वेटिंग स्टेट में आ जाएगा, क्योंकि सीपीयू काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक उसको डाटा नहीं मिलेगा। तो कहाँ पर आ गया, वेटिंग स्टेट में। तो आप देख सकते हैं कि शेयरों में इनपुट आउटपुट और इवेंट वेट आया, ठीक है। तो यह क्या करेगा, वेटिंग। अब जब उसको इनपुट आउटपुट का जो भी डाटा है, जो भी उसका जो रिक्वायरमेंट है उसको वहाँ मिल जाएगी, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन रेडी स्टेट में, ठीक है, क्योंकि वो उसको डाटा मिल चुका है, तो बोल रहा है कि हाँ मेरे पास अब डाटा आ चुका है, मैं अब सीपीयू के पास जाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। सिमिलरली उस केस में भी कि इंटरप्ट कोई आया था तो सीपीयू ने उसको हटा दिया था और वो प्रोसेस रेडी स्टेट में चलेगी। यहाँ पर एक ध्यान रखने बात ये है कि सीपीयू को अलोकेट होने से पहले उस प्रोसेस को रेडी स्टेट में आना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप वेटिंग स्टेट में हो और आपका काम पूरा होगा आप अगेन आप सीपीयू के पास जाएंगे, ऐसा नहीं। आपको सीपीयू पर जाने के लिए पहले आपको रेडी स्टेट में आना पड़ेगा। आप यहाँ देख सकते हैं सिर्फ एक ही एरो है जो रनिंग स्टेट में जाता है, जो कहाँ से जाता है, रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, आप कोई सी भी स्टेट में हो, चाहे आप न्यू स्टेट में हो, चाहे वेटिंग स्टेट में हो, या आप किसी इंटरप्ट के कारण आपको हटा दिया गया सीपीयू कारण, तो आपको पहले कहाँ आना पड़ेगा, रेडी स्टेट में आना पड़ेगा। उसके बाद ही आप सीपीयू को एलोकेट होंगे या रनिंग स्टेट में जाएंगे, ठीक है। तो हम एक वेटिंग स्टेट को देख लेते हैं। द प्रोसेस कैन नॉट रन एट द मोमेंट, प्रोसेस अभी किसी कारणवश नहीं रन कर पा रहा है, बिकॉज इट इज़ वेटिंग फॉर सम रिसोर्सेज टू बिकम अवेलेबल और फॉर सम इवेंट होकर। हमें क्योंकि प्रोसेस को हो सकता है कोई रिसोर्स की आवश्यकता होगी और उसका वो इंतज़ार कर रहा है, या कोई एक अन्य इवेंट हमारे पास अभी ऑकर हो गया है। फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस में बी वेटिंग फॉर कीबोर्ड इनपुट, डिस्क एक्सेस रिक्वेस्ट, इंटर प्रोसेस मैसेज, ए टाइमर्स गो ऑफ और चाइल्ड प्रोसेस फिनिश। तो इसमें ये कई सारे रीज़न दे रखे हैं कि हो सकता है कि हमारे जैसे सी प्रोग्राम चलता है, लेट सपोज हमने सी प्रोग्राम रन किया, अब वो प्रोग्राम रन हो रहा है, लेकिन लेट सपोज कि हमने इसको 2 नंबर का प्रोग्राम है, 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम है, और वो 2 नंबर हमने इनपुट लेने हैं कीबोर्ड से, तो प्रोग्राम चलेगा और वो वेट करेगा कि 2 नंबर हमें कीबोर्ड से, लेकिन हम अगर कीबोर्ड से जब तक नंबर नहीं देंगे तब तक वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो उस अवस्था में क्या होगा, जैसे ही जब सीपीयू को लगेगा या फिर प्रोसेस को लगेगा कि मुझे इनपुट कहाँ से चाहिए, कीबोर्ड से, तो वो वेटिंग स्टेट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सीपीयू बिना उस इनपुट के आगे काम नहीं कर सकता है, तो वेटिंग स्टेट में आ जाएगा। और जब तक हो सकता है कि हम जस्ट इनपुट दे दें, या फिर हम हो सकता है कि हमारा ध्यान ना हो, हम कुछ मिनट्स या कुछ सेकंड्स या कुछ आधे घंटे तक भी कीबोर्ड से इनपुट ना दें, तो वह वेटिंग स्टेट में ही पड़ा रहेगा।
और तब तक ये नहीं कि सीपीयू वेट करता रहेगा उस प्रोसेस के इनपुट वेटिंग के लिए, वो अन्य प्रोसेस पे चला जाएगा और उनका कार्य करने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि जो प्रोसेस होता है वो वेटिंग स्टेट में वेट करता है। ठीक है, इस वेटिंग स्टेट को ब्लॉक्ड स्टेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वह एक इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट के कारण ब्लॉक हो चुका है, प्रोसेस खुद ब्लॉक हुआ है, तो इसे ब्लॉक्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने ये क्लियर कर लिया कि रेडी से रनिंग जाना है। ठीक है, और रनिंग से वापस आ तो आप रेडी में आओ या वेटिंग में आओ। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये है कि डायरेक्ट सीपीयू पर जाने पर या रनिंग स्टेट में जाने के लिए उसको पहले रेडी स्टेट में आना ही होगा। क्लियर? तो ये तो हुआ कि सिंपल कि अगर प्रोसेस चल रहा है तो उसको किसी इनपुट आउटपुट की वेटिंग क्या इसको रिक्वायरमेंट हो गई या कोई इंटरप्ट आ गया। ठीक है, कोई हमने किसी भी तरह का कोई एक नया सीडी जस्ट डाल दी है या हमने कोई नया प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है, तो कोई भी इंटरप्ट हो सकता है, तो उस कारण से वो रेडी स्टेट में आएगा या फिर वेटिंग स्टेट में। लेकिन लेट सपोज क्या हो कि सिंपल सा एक प्रोसेस है, वो बहुत ही हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है या बहुत स्मॉल प्रोसेस है, वो लेस टाइम टेकन प्रोसेस है, तो वो न्यू से रेडी में जाएगा और रेडी से वो टाइम मिलने सीपीयू का टाइम मिलने पर रनिंग में जाएगा। और हो सकता है कि वो उसकी कोई इनपुट आउटपुट की आवश्यकता ना हो और कोई इंटरप्शन नहीं आए, तो वो सीपीयू क्या करेगा, उस प्रोसेस को कंप्लीट कर देगा और वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, यानी प्रोसेस का काम ख़त्म हो गया। अब प्रोसेस का काम ख़त्म हो गया तो कौन सी स्टेट में चले जाएगा, वो टर्मिनेटेड स्टेट में चले जाएगा, यानी वो सीपीयू से एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी चेन हो जाएगी, न्यू से रेडी, रेडी से रनिंग और रनिंग से टर्मिनेटेड। लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है, क्योंकि सीपीयू मल्टी प्रोग्रामिंग होता है, उसको मल्टीटास्क करता है, तो क्योंकि ये जो टाइम होता है सीपीयू का टाइम, वो नैनो सेकंड्स से भी कम टाइम में होता है, नैनो सेकंड्स के लेवल पे होता है, तो वो इतना फास्ट होता है कि हमेशा नॉर्मली एक प्रोसेस न्यू से रेडी में आता है, रनिंग में आता है और वेटिंग, और इसमें हो सकता है उसके 10 राउंड लगे या फिर 100 राउंड लगे, और फिर लास्ट में जब कुछ ये कंप्लीट हो जाता है वो टर्मिनेट या एग्जिट हो जाता है। ये डिपेंड करता है उस प्रोसेस के टाइप के ऊपर। ठीक है, तो लास्ट का जो हमारा जो लाइन है वो है, जो वर्ड है वो टर्मिनेटेड स्टेट है। उसमें क्या कहता है, प्रोसेस कंप्लीट हो गया है या टर्मिनेट हो गया। ठीक है, टर्मिनेशन के अलग अलग रीज़न भी हो सकते हैं, कि हो सकता है कि हमारे कुछ ऐसे कारणवश से वो प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया है उसे ओएस ने, या कोई अन्य रीज़न से हमने प्रोग्राम को क्लोज भी कर दिया। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारा हो गया स्टेट डायग्राम पे। इस पे ध्यान रखना कि इस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। स्टेट डायग्राम को समझाइए और उसको डायग्राम सहित इसको एक्सप्लेन भी कीजिए। ठीक है, और ध्यान रखना कि ये जो डायग्राम है वो बुक टू वेरी करते हैं, लेकिन ये मैंने बहुत स्टैंडर्ड डायग्राम लिया है। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है स्पेशली देयर आर 5 स्टेट्स। ध्यान रखना, न्यू, रेडी, रन, वेटिंग और ब्लॉक्ड एंड लास्ट वन टर्मिनेटेड। ठीक है, इस प्रोसेस स्टेट्स में एक और टर्म यूज़ किया जाता है। ठीक है, वो टर्म मैंने यहाँ पहले भी इसको हाईलाइट कर रखा था कि द ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट ए प्रोसेस इन ए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स। ठीक है, क्योंकि आपने अभी मैंने यहाँ जैसे कहा कि प्रोसेसर के पास कई सारे प्रोसेस होते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, उसके पास सिर्फ सिंगल प्रोसेस नहीं होता है। यह जो मैंने डायग्राम बताया वो एक सिंगल प्रोसेस के लिए होगा, यानी हर प्रोसेस के लिए एक ये डायग्राम होगा। ठीक है, कि वो कौन से स्टेट में है, क्या है, कौन सा उसका वेटिंग कर रहा है, तो हर प्रोसेस के लिए ये लाइफ साइकिल काम करेगा। ठीक है, लेकिन सीपीयू तो हमारे पास एक ही है। ठीक है, तो सीपीयू को किस तरह से मैनेज करता है कि कौन सा प्रोसेस को हमने लिया है, कौन सा प्रोसेस को भी एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्लॉक मेंटेन करता है जिसे हम कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। यह भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो प्रत्येक प्रोसेस के लिए एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है जिसे हम पीसीबी कहते हैं, जो निम्न प्रकार की एक प्रोसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक है, ठीक है, कहने का मतलब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक वह एक इंफॉर्मेशन डाटाबेस होता है या टेबुलर डाटाबेस होता है जो भी इसका मेंटेन करना था, जिसमें प्रोसेस स्पेसिफिक सूचनाएं को स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के डायग्राम भी वेरी करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लाइन लिख रखी है, निम्न डिटेल सिस्टम टू सिस्टम डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है,
ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर आर्किटेक्चर, डिफरेंट टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम, वो डिपेंड करते हैं कि वो किस तरह से प्रोसेस यानी पीसीबी कंट्रोल बॉक्स को उसको स्टोर करते हैं। तो ये डाटा वेरी कर सकता है सिस्टम टू सिस्टम। ठीक है, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर 2 पीसीबी के पिक्चर ऐड किए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन मैं जो ये लेफ़्ट साइड में जो पीसीबी बॉक्स है, इसको लेके मैं अपना लेक्चर को कंटिन्यू करूँगा, इसलिए मैंने यहाँ एरो भी दिखा रखा है। ठीक है, तो इसमें कुछ कॉमन जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, पहला जैसे इसमें आप देख सकते हैं प्रोसेस स्टेट्स। ठीक है, तो सीपीयू को पता होना चाहिए कि वो या उस प्रोसेस की कौन सी स्टेट है, वो कहाँ मेंटेन होगी, इस प्रोसेस स्टेट में। ठीक है, वो आइदर रनिंग में है या वेटिंग में है या एग्जीक्यूटिंग में है, जो भी स्टेट होगी वो यहाँ पर इसकी सूचना होगी। सेकंड है इसका प्रोसेस नंबर यानी इसकी पीआईडी। ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी दिखाई थी, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखो प्रोसेस की पीआईडी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीआईडी लेफ्ट साइड में। ठीक है, इमेज नेम के बाद जो सेकंड कॉलम है वो पीआईडी में है, तो ये पीआईडी इन्फॉर्मेशन रहती है हर प्रोसेस के लिए। उसी तरह लिनक्स में भी हमने देखा था, यहाँ पर भी मैंने आपको पीआईडी दिखा रखी है रेड एरो से। ठीक है, तो ये इस तरह की जो प्रोसेस की जो आईडी रहती है वो का इन्फॉर्मेशन रहती है, प्रोसेस नंबर में रहती है। ठीक है, इसके अलावा यह भी हो सकता है कि प्रोसेस कोई चाइल्ड प्रोसेस हो। ठीक है, तो इस प्रोसेस को किसने कॉल, अन्य प्रोसेस ने कॉल किया, तो उसकी पेरेंट की आईडी भी रहेगी। ठीक है, प्रोसेस के प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम काउंटर भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि सीपीयू के अंदर काफ़ी सारे रजिस्टर्स होते हैं और कई सारे रजिस्टर्स उस प्रोसेस के लिए मेंटेन करते हैं, जैसे प्रोग्राम काउंटर है। ठीक है, यह हर प्रोसेस के लिए, हर प्रोग्राम के लिए डिफरेंट होते हैं कि हो सकता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट कर रहा है, वो डाटा कहाँ रहता है, उस प्रोग्राम काउंटर में रहता है। ठीक है, और उसके अलावा सीपीयू के कई अन्य सीपीयू रजिस्टर्स भी होते हैं। ठीक है, वह सारी सूचनाएं किस में रहती है, इस प्रकार के सीपीयू रजिस्टर्स में और सीपीयू के प्रोग्राम काउंटर में रहती है, जिसकी सूचना प्रोग्राम काउंटर्स नामक स्टोरेज में रहती है। ठीक है, उसी तरह रजिस्टर्स की इन्फॉर्मेशन भी रहती है। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे मेमोरी लिमिट्स। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट भी होती है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट का टॉपिक भी आपका है, जिसमें पेज टेबल होता है, उसकी कौन सी मेमोरी जो एड्रेसेस होते हैं, वो सारे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ रहती है, मेमोरी वाले ब्लॉक्स के एरिया में रहती है। ठीक है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, यूज़र एंड कर्नेल, सीपीयू टाइम कंज्यूम, अकाउंट नंबर लिमिट्स। ठीक है, ये भी अन्य सूचना है। ठीक है, इनपुट आउटपुट स्टेटस, डिवाइस एलोकेटेड, ओपन फाइल टेबल। हो सकता है कि किसी प्रोग्राम को कोई प्रिंटर एलोकेटेड हो गया है। ठीक है, किसी प्रोग्राम को कोई स्कैनर एलोकेट हो गया, तो ये डिपेंड करता है, सारी जो इन्फॉर्मेशन क्या रहता है, इस प्रोसेस पीसीबी ब्लॉक में रहता है। ठीक है, इस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में रहता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जब भी ये एक प्रोसेस सीपीयू को एलोकेट होगा, तो यह सारी जो पीसीबी की इन्फॉर्मेशन है वो सीपीयू के पास जाएगी और सीपीयू इन रजिस्टर का उपयोग करके अपना एग्जीक्यूशन उस प्रोसेस पे करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक हर प्रोसेस के लिए एक डिफरेंट होता है और उसका उपयोग कौन करता है, सीपीयू करता है या ओएस कर्नेल करता है। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि इस टॉपिक से रिलेटेड, जिससे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, ये हम इसको पढ़ेंगे भी, लेकिन हल्का से जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत बेसिक लेवल पे आप देख रहे हैं कि क्या होता है कि जैसे आप सीपीयू है, नीचे हमने दे रखा है, यहाँ 4 प्रोसेस चल रहे हैं, नीचे कौन है, सीपीयू है। तो जैसे ही प्रोसेस 1 एक सीपीयू पे जाएगा, तो इस प्रोसेस 1 की जो भी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स में सारी जो इन्फॉर्मेशन है वह उस सीपीयू को प्रदान की जाएगी। ठीक है, यानी सीपीयू के सारे रजिस्टर्स हैं, सीपीयू को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो क्या करता है, उस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से लेता है और फिर उसको देखता है कि हाँ प्रोसेस 1 अभी कहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहा है, प्रोसेस 1 के कौन सी आईडी है, उसकी पेरेंट्स आईडी कौन सी है, और वो कौन से इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट है, उसकी पेज टेबल या मेमोरी का जो मैनेजमेंट है वो क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस सीपीयू के पास, उसके हार्डवेयर या उसके जो मैनेजमेंट होता है उसके पास आती है। क्लियर। अब मानो कि हमारे पास एक सेकंड प्रोसेस आया, तो सेकंड प्रोसेस जब आएगा, ठीक है, यानी जब न्यू प्रोसेस 2 आएगा और वो रेडी में होकर जब सीपीयू को लोकेट होगा, तो ध्यान रखना एक टाइम फ्रेम में, एक यूनिट ऑफ टाइम में प्रोसेसर सिर्फ
एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीटास्किंग का मतलब यह होता है, क्योंकि इन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का जो टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है, नैनो सेकंड्स में होता है, इसीलिए हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि वो प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं या अलग अलग चल रहे हैं। बट एक फ्रैक्शन या एक यूनिट टाइम में एक सीपीयू के पास एक ही प्रोसेस रहता है, लेकिन वह टाइम इतना कम होता है कि हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। हमें हाई लेवल पे लगता है कि मल्टी प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो। तो जैसे ही प्रोसेस 2 इस सीपीयू को अलोकेट होगा तो सीपीयू क्या करेगा, प्रोसेस 1 को जैसा हमने स्टेट डायग्राम के अनुसार क्या करेगा, वो इसको या तो उसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेटिंग स्टेट में डाल देगा या वह रेडी स्टेट में चले जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ही वह रेडी स्टेट में जाएगा तो इस प्रोसेस 1 की जो पीसीबी की जो इन्फॉर्मेशन है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स की जो इन्फॉर्मेशन है, वह क्या करेगा, इस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स में अपडेट कर देगा और इसको साइड में रख लेगा। अब क्या करेगा कि वह प्रोसेस 2 की जो पीसीबी ब्लॉक में इंफॉर्मेशन है वह अपने पास लोड कर देगा। ठीक है, लोड कर देगा यानी प्रोसेसर अब प्रोसेस 1 को हटा दिया है, उसके पास सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, प्रोसेस 2 की है। अब वो प्रोसेस 2 को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अगर हो सका कि प्रोसेस 3 नया आ गया तो वो प्रोसेस 2 की इन्फॉर्मेशन जो भी होगी सेव हो जाएगी किसमें, पीसीबी ऑफ प्रोसेस 2, और उसको साइड में कर देगा। फिर प्रोसेस 3 की लोड करेगा। ठीक है, अब प्रोसेस 3 की लोड कार्य कर रहा है और अगेन हमको प्रोसेस 1 का काम आया, तो प्रोसेस 3 के पीसीबी ब्लॉक्स में उसकी इन्फॉर्मेशन करेगा जो उसका करंट स्टेटस है, और प्रोसेस 1 का जो पीसीबी है, क्योंकि उसमें इसने इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रही थी, वो वापस इसको लोड करेगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रोसेसर क्या करता है, अपने जो रजिस्टर्स होते हैं, अपने जो आपके इसके सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पीसीबी ब्लॉक से लेता है और प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं टर्म यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो कहना चाहता हूँ वह यह होता है कि जो टाइम सीपीयू में प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को स्विचिंग में लगता है, यानी जब प्रोसेस 1 चल रहा हो और फिर प्रोसेस 2 आया, तो सीपीयू के जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसके जो डाटाबेस में से प्रोसेस 1 की इंफॉर्मेशन को निकालना और प्रोसेस 2 के पीसीबी की इंफॉर्मेशन को वापस लोड करना। तो यह जो कार्य होता है, यह कार्य जब होता है तब उस समय सीपीयू बिल्कुल आइडल रहता है, यानी सीपीयू कोई कार्य नहीं करता, क्योंकि इसमें भी कुछ फ्रैक्शंस ऑफ टाइम लगता है एक इन्फॉर्मेशन को उसके रजिस्टर्स के इसके इन्फॉर्मेशन से निकालना और दूसरे प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन रजिस्टर को इसमें ऐड करना। तो यह जो प्रोसेस कहलाता है उसी को कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, यह काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू के जो मैनेजमेंट होता है वो सारा करता है। तो यह टर्म भी कभी एग्ज़ाम में पूछी जाती है और यह हाई लेवल जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, आपके इंजीनियरिंग के या फिर इंटरव्यू में, उसमें भी पूछा जाता है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से आप क्या समझते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग्स का मतलब सिंपल सा ही है कि प्रोसेसर में जो पीसीबी की इंफॉर्मेशन रहती है वो किसी एक प्रोसेस की रहती है, जब दूसरा या अन्य प्रोसेस आता है तो उस पीसीबी इंफॉर्मेशन को स्विच करना होता है। ठीक है, तो उसी स्विचिंग में एक एक्स्ट्रा टाइम लगता है और उस टाइम में सीपीयू बिल्कुल आइडल रहता है, यानी एक तरह से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में जो टाइम लगता है वो एक तरह से वेस्ट हो जाता है सीपीयू का। ठीक है, तो इसी तरह से कभी कभी ये भी कहा जाता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एक तरह से ओवरहेड है, यानी एक तरह से वो फालतू कार्य है जिसका वो ज़रूरी है, लेकिन उस तरह से उस समय सीपीयू आइडल रहता है और सीपीयू का टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को समझ सकते हैं। हमारे इसको फ्यूचर लेक्चर में इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं अब इसको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को समझा रहा था और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बेसिकली प्रोसेस पीसीबी को स्विचिंग करने के ही काम आता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट करने को थोड़ा कन्वीनियंट समझा ताकि आपको इजीली याद रहे। क्लियर, तो दिस इज़ द कंप्लीट आइडिया ऑफ प्रोसेस स्टेट्स एंड पीसीबी एंड लिटिल बिट आइडिया ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो जस्ट कॉल मी एंड पिंग मी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।
हैव ए गुड डे। थैंक यू।